दोस्तों नमस्कार। जरा एक मंजर अपने जहन में उतारिए। आंध्र प्रदेश की सड़कों पर हजारों छात्र खड़े हैं, हाथ में तख्तियां हैं, नारे लग रहे हैं और उनकी मांगों की लिस्ट में शिक्षा व्यवस्था सुधारने, डीएससी भर्ती में पारदर्शिता लाने, बेरोजगारी दूर करने के सवालों के साथ साथ एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली मांग भी जुड़ चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा। और ये मांग करने वाले वो छात्र हैं जिनके ऊपर बैठी है खुद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार, जिसके शिक्षा मंत्री हैं खुद नायडू के अपने बेटे नारा लोकेश। यानी अपने ही राज्य में अपने ही बेटे के मंत्रालय के खिलाफ जो आंदोलन उठ रहा है उसमें दिल्ली में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा भी एक शर्त बन चुका है। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों। आज़ादी के 80 साल के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी राज्य के छात्र आंदोलन में केंद्र के गृह मंत्री का इस्तीफा एक ज़रूरी शर्त बन जाए। और इसीलिए नायडू जो अभी तक कहते थे कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, आज दिल्ली पर सीधा दबाव डालने पर मजबूर हैं, इनडायरेक्ट तरीके से लेकिन बहुत ही सीधे संदेशों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। आज हम इसी पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। वो कहानी जो पर्दे के पीछे चल रही है, वो जो न टीवी पर आ रही है न अखबारों में छप रही है, लेकिन देश की राजनीति को ऐसा मोड़ दे रही है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले तक करना भी मुश्किल था। पहले पूरा घटनाक्रम समझिए। जुलाई का महीना था, जंतर मंतर पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जनजी का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट में देरी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर छात्र सड़क पर उतरे। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च हुआ। दिल्ली पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस छोड़ी, पैलेट गन तक चलाई। बीजेपी को लगा कि 2-4 दिन का तमाशा है, बच्चे थक जाएंगे, आईटी सेल कुछ कर देगा, लेकिन ये आंदोलन थमा नहीं। 30 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद विपक्ष ने और छात्रों ने अगला निशाना बनाया गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि दिल्ली पुलिस और आरएएफ उनके ही मंत्रालय के अधीन आते हैं। जो पैलेट गन चली वो उनके ही आदेश के चेन में हुई। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझनी है दोस्तों आप लोगों को। अगर अमित शाह जी संसद के मॉनसून सत्र में जाकर के सिर्फ 3 लाइनें बोल देते, बस इतना कह देते कि हाँ, कई बार पल भर में लिए गए फैसले सही या गलत हो सकते हैं, मौके पर पुलिस को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है तो वो गलत था और उस पर कार्रवाई होगी, तो शायद बहुत कुछ शांत हो जाता। 3 लाइनें, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री जी संसद के दरवाजे तक नहीं पहुंचे, पूरे मॉनसून सत्र से नजरें चुराते रहे और यहीं से बीजेपी की मुसीबतों का असली अध्याय शुरू हो गया। दोस्तों इसी बीच 18 अगस्त को झारखंड में जश्न की तस्वीरें आई। रांची में जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसमें छात्रों की बड़ी जीत हुई। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, कई मांगें मानी गई। माहौल ऐसा बना कि पूरे देश के छात्रों में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके छात्रों से मिलने की सलाह दी थी। वो पत्र अपना असर दिखा गया। जीत का ये फॉर्मूला अब देश के दूसरे कोने में भी दोहराया जाने लगा। बिहार में छात्र फिर से सड़क पर उतर आए हैं। वही बिहार जहां डबल इंजन की सरकार ने पहले पैलेट गन नहीं, सीधे AK-47 चलवा दी थी। छात्रों पर AK-47, ये सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। कोई सोच सकता है क्या देश के अपने बच्चों पर, अपनी ही जनता, अपनी ही छात्रों पर आतंकवादियों वाली बंदूकें चलाई जाए? लेकिन ये हुआ और इसी वजह से बिहार के छात्रों में गुस्सा दुगुना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी छात्र आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो रही है और बहुत जल्द वहाँ से भी बड़े स्तर की चीज़ें सामने आएंगी। पूरे देश में एक पैटर्न बन गया है, जहाँ जहाँ छात्रों ने आंदोलन किया वहाँ वहाँ सरकार को झुकना पड़ा। जंतर मंतर पर हिलाया, धर्मेंद्र प्रधान गए, झारखंड में हिलाया, मांगे पूरी हुई। अब आंध्र प्रदेश की बारी है और यहीं आकर के सारा खेल पलट रहा है। नायडू के लिए ये मामला बहुत निजी बन गया है। एक तरफ उनके अपने बेटे का करियर दांव पर है, दूसरी तरफ उनकी अपनी सरकार की स्थिरता और तीसरी तरफ केंद्र के गठबंधन में उनकी बार्गेनिंग पावर। तीनों को एक साथ बचाना है और तीनों के बीच में सबसे बड़ी अड़चन बन गए हैं दिल्ली में बैठे अमित शाह जी। छात्रों की जो शर्तें हैं उनमें से आधी तो मानी जा सकती है, कुछ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जब बात गृह मंत्री के इस्तीफे पर आती है तो ये तो नायडू के हाथ में नहीं है ना, ये तो दिल्ली से ही होगा। और यही वजह है कि दिल्ली और अमरावती के बीच फ़ोन घनघना रहे हैं, घंटों घंटों की बातचीत चल रही है, संदेशे भेजे जा रहे हैं। 18 अगस्त की सुबह जो संदेशा गया वो पहले के मुकाबले बहुत तीखा था। नायडू का सीधा तर्क है, अगर अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं भी देना है तो कम से कम मंत्रालय बदलिए, बीमारी का बहाना बना करके कुछ महीने की छुट्टी दिलवाइए, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि सरकार ने कुछ किया है।
बाद में सब कुछ वापस हो सकता है, ये तो राजनीति है, लेकिन अभी थोड़ा झुक जाइए। लेकिन बीजेपी में शायद कोई है नहीं जो शाह जी से जाकर के ये बात कह सके, हिम्मत किसी की नहीं है। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है, नायडू पिछले 1.5-2 महीने से बड़ी शांति से कुछ काम कर रहे हैं जो बीजेपी को अंदर तक हिला रहा है। हालांकि सतह पर बहुत कम खबरें आ रही है। नायडू लगातार दक्षिण भारत के कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं। कर्नाटक के सिद्धरमैया हों, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हों, ये तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। इनमें से हर तस्वीर बीजेपी के लिए एक अनकही चेतावनी है। नायडू सीधे बगावत नहीं कर रहे हैं, वो अपने कदम गिन गिन करके रख रहे हैं, लेकिन वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। ये उनकी बार्गेनिंग की क्लासिक शैली है। नायडू को बीजेपी हार्ड बार्गेनर के तौर पर पहचानती है और नायडू ने अपने राज्य के लिए बहुत सी चीज़ें मनवाई भी है। राजनीति गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलती है दोस्तों, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आज नायडू सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, अपनी सरकार के अस्तित्व के लिए भी लड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक और अहम कहानी है जो नायडू के बीच मौका बनकर के सामने आई है। जब पिछले साल बंगाल में टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी हो गए, तो एनसीपीआई नाम की नई पार्टी बना करके एनडीए में शामिल हो गए। तो बीजेपी ने काकोली घोष को नायडू का सब्स्टिट्यूट खड़ा करने की कोशिश की, यानी नायडू की जगह एक विकल्प तैयार किया गया कि अगर नायडू ज़्यादा शर्तें रखने लगे तो हमारे पास दूसरी बैसाखी है। ये बीजेपी की पुरानी शैली है, ये किसी के दबाव में नहीं आती, ये अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करती है। लेकिन नायडू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। 40 साल की राजनीति में उन्होंने कई तूफान देखे हैं। जब उन्हें ये लगा कि उनकी हैसियत घटाई जा रही है तो वो अंदर ही अंदर थोड़ा असहज हुए, लेकिन इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार का फल मीठा निकला। 20 बागी सांसदों में से 3 खुले में ऐलान कर चुके हैं कि वो न एनडीए के साथ है न बीजेपी के साथ है। चौथा सांसद गुपचुप तरीके से स्पीकर बिरला से मिल चुका है, यानी 20 में से 4 निकल गए, बचे कितने? 16। और चूंकि जब 2/3 का आंकड़ा टूट चुका है, दल बदल कानून की तलवार इन 16 पर भी लटक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की याचिका 17 अगस्त को रजिस्टर हो चुकी है, जिसमें खुद स्पीकर को प्रतिवादी बनाया गया है। यानी नायडू के बराबर खड़ी की गई वैशाखी अब खुद ही टूट रही है और नायडू फिर से अकेली सबसे मजबूत वैशाखी बन चुके हैं। और यही वो पल है जब नायडू पूरे दमखम के साथ सामने आए हैं। यहाँ एक बात दोस्तों नायडू के लिए और भी नाजुक है। वक्फ कानून पर जो बिल आया था उस पर बीजेपी के दबाव में टीडीपी ने समर्थन कर दिया था। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट बैंक में बड़ी नाराजगी है। वो वोट काफ़ी हद तक बिखर चुका है। नायडू पिछले कुछ महीने से लगातार कोशिश में है कि वो नाराजगी कम की जाए, वो वोट वापस समेटा जाए। एक तरफ वो कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ अब छात्रों वाला मामला जुड़ गया है। 2 बड़े वोट बैंक एक साथ खिसक जाएं तो कोई भी सरकार बच नहीं सकती। इसीलिए नायडू के लिए ये सिर्फ बार्गेनिंग नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। दूध के भरे बर्तन में अगर एक बूंद नींबू गिर जाए तो पूरा दूध फट जाता है। नायडू को समझ आ रहा है कि 2-2 बूंदें एक साथ गिर रही हैं। बंगाल की तरफ भी नज़र डालिए, वहाँ एक अलग तस्वीर बन रही है। सीजेपी यानी अभिजीत दीपके की टीम वहाँ अपना आंदोलन फिलहाल रोक दिया है। क्योंकि वहाँ जिनके पास हॉल है, मैदान है, बैठने की जगह हैं, वो लोग धमकियां दे रहे हैं। राज्यसभा के दबाव में लोग असहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि रणनीति बदल रही है। अभिजीत दीप के नए तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द बंगाल में भी ये मार्च नए रूप में सामने आएगा। बीजेपी की मुसीबत ये है कि बंगाल जो उनके विस्तार का सबसे बड़ा मैदान था, वहीं अब हर तरफ से चोट आ रही है। एक तरफ बागी सांसदों की सांसदी संकट में है, दूसरी तरफ युवा शक्ति एकजुट है और तीसरी तरफ ममता का अपना जनाधार फिर से मजबूत होता हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के लिए जमीन अब उतनी नरम नहीं रही जितनी लगती थी। दोस्तों अब बात करते हैं उन सर्वेक्षणों की जो बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। पोल ट्रैकर के हालिया सर्वे बता रहे हैं कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो बीजेपी सरकार में नहीं आ पाएगी। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो हमेशा बीजेपी का किला माना जाता था, वहां भी इंडिया की सरकार बनने के मजबूत संकेत हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो फासला हुआ करता था वो तेजी से घट रहा है और कुछ जगहों पर तो पलट भी रहा है। दोस्तों ये सर्वे अगर बीजेपी के अंदर खाने भी माने जा रहे हैं तो सोचिए क्या माहौल होगा।
और खुद अमित शाह जी की स्थिति देखिए, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है। राजस्थान का ताज़ा मामला आपके सामने है। अलवर की रैली में पहले तो छात्रों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो काला झंडा दिखाने के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर रैली में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को झूठ बोल करके लाया गया कि मीटिंग है। 61 करोड़ रुपए खर्च हुए और फिर भी वो जगह भर नहीं पाई। पहले पुणे में यही हुआ था, अभी रात को कांग्रेस के युवा नेता को उठा लिया गया। यानी अब गृह मंत्री की छवि इतनी असुरक्षित हो गई है कि उन्हें कहीं भी सामान्य कार्यक्रम करने में भी डर लगता है। जो कल तक सामने से सवाल पूछने वाले भी थर्रा जाते थे, आज उन्हीं के इर्द गिर्द विरोध खड़ा हो रहा है। दोस्तों, यहां भाजपा के अंदर की बात हो रही है। अब तक जिस बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व के सामने पत्ता नहीं हिलता था, वहां भी अब असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। मार्गदर्शक मंडल में जिन बुजुर्ग नेताओं को इसीलिए डाला गया था कि वो चुप बैठे रहेंगे, वो भी बीच बीच में बोलने लगे हैं। आडवाणी जी, जोशी जी जैसे नाम जब कुछ कहते हैं तो पूरी पार्टी में हलचल मच जाती है। सहयोगी पार्टियां अब सामने से आकर के आंखें तरेड़ना छोड़ करके बाकायदा शर्तें रखने लगी है। ये वो बीजेपी नहीं है जो कल तक थी। ये कुछ बदलती हुई है, कुछ हिलती हुई है, कुछ डरी हुई है। पर्दे के पीछे इससे भी बड़ी बातें हो रही है दोस्तों। 2029 के चुनाव में 3.5 साल बचे हैं। उस समय मोदी जी की उम्र 80 के करीब पहुंच चुकी होगी। संघ के अंदर सवाल उठने लगेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। जब जिंजी अपनी नई लीडरशिप ढूंढ रही है तो तब क्या संघ भी उसी दिशा में सोच रहा होगा? ये सारी उथल पुथल एक साथ हो रही है और इसीलिए जो हवा है वो लगातार बदल रही है। यहाँ असल सवाल ये है कि क्या अमित शाह जी वाकई इस्तीफा देंगे? मेरी अपनी समझ ये है कि नहीं, इस्तीफा तो शायद नहीं हो। बीजेपी के अहंकार को इतनी बड़ी चोट लगने देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कितना भी दबाव पड़े, कितनी भी मांगे उठे, इस्तीफे की बात मुझे बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा और वो जो निकाला जाएगा वो बीजेपी की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आधे अधूरे कदम अक्सर पूरे नुकसान करते हैं। वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। अगर मंत्रालय बदलेगा तो जनता को लगेगा कि गलती स्वीकार की गई है, अगर नहीं बदलेगा तो नायडू नाराज होंगे, अगर बीच का रास्ता निकाला जाएगा तो दोनों नाराज होंगे। तीनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से एक बहुत बड़ी सीख निकल करके आती है। सत्ता जब जनता की आवाज़ को हल्के में लेती है तो कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ती है। और मोदी और शाह जुलाई में नायडू की बात मान लेते, अगर उन्होंने छात्रों के गुस्से को गंभीरता से लिया होता, अगर पैलेट गन झोंकने की जगह संवेदनशीलता की बात की होती, तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उस समय अहंकार बोल रहा था, ताकत बोल रही थी, और ताकत हमेशा नज़र को अंधा कर देती है। आज हालात ये हैं कि उसी ताकत की जड़ें हिल रही हैं। उन्हीं के सहयोगी पार्टियां शर्तें रख रही हैं, उन्हीं के करीबी माने जाने वाले लोग पलटियां मार रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने कंगना पर हमला बोल करके संकेत दिया है। श्री श्री रविशंकर पहले से ही युवाओं की सुनने की बात कह चुके हैं। देश के मुख्य अतिथि सलाहकार तक लेख लिख करके सरकार को घुमा फिरा करके आईना दिखा रहे हैं। ये सब मिला करके एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, वो तस्वीर जिसमें बीजेपी अब पहले की तरह अजय नहीं दिखती। और आखिरी बात दोस्तों, नायडू का ये मोर्चा जो खुल रहा है, ये अकेला मोर्चा नहीं है, ये उन तमाम मोर्चों में से एक है जो एक साथ खुल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर बिरला के खिलाफ याचिका, बागी सांसदों की सांसदी पर लटकती तलवार, 28 अगस्त तक राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देना है, बंगाल में सीजेपी की कई प्लानिंग, बिहार में छात्र आंदोलन का दोबारा उठान, प्रयागराज में सुगबुगाहट, और इन सब पर आंध्र प्रदेश की सड़कों पर छात्रों की मांगे। इन सारे मोर्चे एक साथ और सामने वालों को हर एक पर जवाब देना है। इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता ने एक साथ इतने मोर्चों पर मुकाबला किया है उसे झुकना ही पड़ा है। कब झुकेगी, कैसे झुकेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर कोई अचानक बहुत बड़ी खबर सुनाई दे जो देश की राजनीति को हिला दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि हवा वैसे ही चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह जी का इस्तीफा होगा या मंत्रालय बदलेगा या सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा? क्या नायडू का दबाव काम करेगा? क्या आंध्र प्रदेश में छात्रों की मांगे मानी जाएंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी अपने रवैये में कोई ठोस बदलाव लाएगी या फिर वही अहंकार वाली स्क्रिप्ट चलती रहेगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर बड़ी खबर और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जल्दी एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।